कल आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आई वाई के रूप में है, इसको हम बिंदु के रूप में मतलब क्रमिक रूप में लिख लेते हैं, ठीक। और अगर हम इसको बिंदु के रूप में लिखेंगे तो तल पर बिंदु जिस प्रकार से मूव करेगा, ठीक है, अपने पीछे एक पथ बनाएगा। यहाँ कह रहा है कि कोई बिंदु P है जो समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई को निरूपित करता है। आप बताइए जो बिंदु P है अगर वो तल में मूव कर रहा है तो उस P का बिंदु पथ क्या होगा, ठीक है। बिंदु पथ जब भी आप किसी बिंदु का निकालेंगे वो हमेशा एक समीकरण के रूप में मिलेगा। वो चाहे रैखिक समीकरण मिले, चाहे द्विघात समीकरण मिले, चाहे वृत्त का समीकरण मिले, चाहे परवलय, मतलब कुछ भी बिंदु पथ। आपको ये पता होना चाहिए हम बिंदु पथ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, इसका आंसर किस तरह का आएगा, ठीक है ना। तो बिंदु पथ किसी भी बिंदु का हमेशा एक समीकरण के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। वो x और y दोनों को मिला करके एक समीकरण बनेगा, एक घात द्विघात वृत्त का परवलय का क्या बनेगा, वो तो जैसा कंडीशन होगा। अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, P का बिंदु पथ बताइए, जबकि ये कंडीशन है, इस शर्त पर आपको इस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है और बिंदु P क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन सारी बातों को इकट्ठा करके हम उस समीकरण तक कैसे पहुंचेंगे, बिंदु पथ तक कैसे पहुंचेंगे, यही हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बिंदु पथ निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले बिंदु P दिया है, अगर ना भी दिया है, कह दे कि बिंदु P एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप खुद से भी मान सकते हैं P क्या, x प्लस आई, ठीक है ना। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे और वहां कहेगा बिंदु P का बिंदु पथ। अगर बिंदु P दिया है तो ठीक, और नहीं दिया है तो वहां पे क्या मान लेंगे, x, y, ठीक है ना। तो यहां भी बिंदु P z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको बिंदु के रूप में लिखें, हालांकि जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसका बिंदु के रूप में निरूपण कैसे होगा, x, समझ में आए। अब P का बिंदु पथ निकालना है तो फाइनल समीकरण यहाँ पे आपको बताना है कि क्या मिला, ठीक है। किस पर, इस शर्त पर। तो अब ये जो शर्त दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा कि z की वैल्यू रख दें, सबसे पहला काम तो यही आएगा। तो z की वैल्यू रख दें। तो अगर हम यहाँ पर z की वैल्यू रखेंगे जो x प्लस आई वाई दिया है या नहीं दिया होता तो हम मानते, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अंतर हम लोग सीखे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वास्तविक में से वास्तविक को घटा करके, यानी x माइनस ए, आई, y और b को रखेंगे तो y माइनस बी। बोलो भाई आगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वास्तविक भाग, ये काल्पनिक भाग, यानी पूरी तरीके से ये क्या बन गया, एक समृद्ध संख्या बन गया ना। अब इस समृद्ध संख्या का हमको क्या निकालना है, मापांक। मार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब हमको इसका मापांक निकालना है। अब बताओ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हो तो उसका मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर और काल्पनिक भाग y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, सही है। अब इसके आगे न कॉम्प्लेक्स नंबर न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ सिर्फ क्या है आगे, कैलकुलेशन। आप किस तरीके से इसको सरल करते हैं, क्या करेंगे भाई, वर्ग कर दें, अंडर रूट हटाएं तो वर्ग कर दें अगर दोनों पक्षों का, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग, ठीक है। विस्तार कर दिया जाए तो विस्तार कर देने पर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by बराबर 9 होगा। व्यवस्थित रूप में लिखा जाए, जैसा कल आपको हम बताए थे, व्यवस्थित रूप में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर
उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद -2ax, फिर -2by, और बाकी सारे पद अचर होंगे। अचर पदों को एक साथ कर दो, a² + b² - 9, ये पूरा एक साथ। इसको आप 3 नहीं मानेंगे, 3 पद, ये एक्चुअल में क्या है, सब एक पद है। अभी मान लो a का मान 2 होता, b का मान 1 होता, तो क्या बनता है ये 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 5, और 5 में से 9 घटता तो -4, तो एक सिंगल वैल्यू आती कि नहीं आती, तो है ये सिंगल वैल्यू हुई, पर हम तो a और b का मान नहीं मालूम है, दिखने में लग रहा है 3 पद है। अब जरा मुझे देख के बताओ, ये जो फाइनल समीकरण मिला है, ये किसको निरूपित करेगा, वृत्त को निरूपित करेगा। कल वृत्त वाली शर्तें बताए थे कि वृत्त के समीकरण में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात x² y² तो होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। तीसरी मुख्य बात कि उसमें x, y और अचर पद भी रहेगा तो वो व्यापक रूप बन जाएगा। लेकिन जो शुरू की 2 बातें हैं वृत्त होने के लिए ये आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको ये समीकरण मिल गया। अगर आप पहचान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि लीजिए यही बिंदु पथ है। और अगर आप पहचान कर सकते हैं तो कह सकते हैं अतः बिंदु P का बिंदु पथ एक वृत्त है ना, तो मतलब ये बिंदु P तल में जैसे ही मूव कर रहा है, इस शर्त के हिसाब से हमें कैसा पथ मिलेगा, वृत्त के रूप का पथ मिलेगा। ठीक है ना।